हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सीरीज़ किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आप पर्टिकुलरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आप किसी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो। साथ ही दोस्तों, यदि आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की, तो उसके लिए भी यह सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह हमारा एक प्रकार से इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जिसमें हम आज यह देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी का यूपीएससी प्रीलिम्स में और यूपीएससी मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही हम ये देखेंगे कि हमारा आईएएस के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का क्या पाठ्यक्रम है और प्रश्नों की प्रकृति क्या है, यानी कि प्रश्न किस नेचर के पूछे जा रहे हैं। तीसरा, हम यहाँ पर यह देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है और प्रश्नों की प्रकृति क्या है। साथ ही दोस्तों, लास्ट में हम यहाँ पर लेक्चर शेड्यूल देखेंगे और अपने पढ़ने का तरीका देखेंगे कि हमारा पढ़ने का स्टाइल क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम देखते हैं तो चूंकि प्रीलिम्स में काफ़ी संक्षिप्त में पाठ्यक्रम दिया गया है, तो आपको मेंस के पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। उससे आपकी मेंस की तैयारी तो होती ही है, साथ ही आप प्रीलिम्स को भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप 2011 से लेकर 19 तक देखें तो प्रतिवर्ष एवरेज किसी वर्ष 10 क्वेश्चन, किसी वर्ष 21 क्वेश्चन, किसी वर्ष 17 क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर एक एक्सेप्शन छोड़ दें 2016 में 6 क्वेश्चन का, तो प्रतिवर्ष आपके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि आप इंडियन पॉलिटी को इग्नोर करें, पर्टिकुलरली यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। इसी प्रकार दोस्तों, अगर जब आप मेंस के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो वहाँ पर आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। यूपीएससी जो जनरल स्टडी पेपर 2 है, वहाँ पर आपके 3 टॉपिक मेंशन किए गए हैं। जो आपका पहला टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी कि 3 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। पहले टॉपिक में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी हो जाता है, दूसरा टॉपिक गवर्नेंस का है और दूसरा सेक्शन जो है गवर्नेंस का है और तीसरा सेक्शन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। यदि दोस्तों हम यहाँ पर पॉलिटी की बात करें तो अगर आप पिछले 5 वर्षों का औसत निकालें तो प्रतिवर्ष लगभग 100 से 125 नंबर के प्रश्न इंडियन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से मेंस में 100 से 125 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा यूपीएससी का, तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है वो बहुत ही संक्षिप्त में पाठ्यक्रम दिया गया है। वहाँ पर आपके कुछ ही टॉपिक मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय राज्यतंत्र है, शासन संविधान है, राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, लोक नीति है, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि संक्षिप्त में काफ़ी आपका बहुत ही शॉर्ट सिलेबस दिया गया है। इसलिए मैंने कहा आपको कि आपको मेंस के सिलेबस के हिसाब से देखना होंगी चीज़ें। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन की बात करें कि किस नेचर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम देखें यदि हम देखें कि प्रीलिम्स में किस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि 2019 में एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न आपसे कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई किताब पढ़ी है या कोई भी आप किताब पढ़ते हो, जनरली इस तरीके से बहुत ही डिटेल में नहीं लिखा जाता है, लेकिन यदि आपने इंडियन पॉलिटी की आपको एक ठीक ठाक समझ है तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर भी चूज कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो अनुच्छेद 21 है वहाँ पर आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है, जिसमें आपका स्वच्छ वायु का अधिकार है, स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो ऐसे बहुत से जो हमारे जीवन के आयाम हैं वो आर्टिकल 21 में सम्मिलित हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 2018 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपसे कहता है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत
किस भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है निजता के अधिकार से संबंधित। तो अगर 2018 का आप टाइम देखें तो वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी बहुत ही चर्चा का एक इशू रहा है। उस लहजे से आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते थे, और इसका भी आंसर यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसी तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपका बताने का पर्पज़ ये है कि आप एक प्रकार से जान पाएँ कि किस नेचर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़ते हैं, चाहे मैं आपको पढ़ाऊँ या आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप किसी अन्य टीचर से पढ़ते हैं, तो आपकी अप्रोच हमेशा ये होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस में पूछा गया है, सपोज दैट आपका ये सिलेबस है, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि इससे जो आउटकम मिल रहा है आपको, क्या उससे यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हमेशा अगर ये पता होगा तो आप बहुत ही राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी रख पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन और आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर 2017 में इसी प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न आपसे पूछता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्रश्न कहता है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा ऑप्शन आपसे कहता है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और चौथा ऑप्शन आपसे कहता है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हम मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर इजी कैटेगरी में भी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हम इसे बहुत ही जटिल प्रश्न नहीं कह सकते हैं। और इसका भी आंसर आपसे अधिकारों में पूछना चाहता है। तो एक प्रकार से दोस्तों, अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध जो हैं नागरिकों के दावे हैं। क्योंकि तानाशाही से बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 12 से 35 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। और मौलिक अधिकार नागरिकों की प्रतिरक्षा के लिए दिए गए हैं, स्टेट की तानाशाही के विरुद्ध नागरिकों की प्रतिरक्षा के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और यहाँ पर आपका इजीली आंसर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, हम एक आध प्रश्न और देखते हैं, एक दो प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न आपसे कहा गया है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। एक विकल्प है पहला आपसे कहता है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा विकल्प कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत के संविधान में, जैसे कि यहाँ प्रश्न में जिक्र किया गया, भारत के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आप देखते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 आ जाते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी आपका सम्मिलित होगा। यहाँ पर ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा। 17 को आप रॉन्ग कर सकते। जो दूसरा विकल्प है दोस्तों, ये आर्टिकल 17 बात करता है, इस आधार पर गलत होता है। तो अगर आप देखें तो 2 गलत हो गया, ये भी गलत होगा आपका ऑप्शन, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो आप आसानी से इसका आंसर सी लगा सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न आसान नहीं आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। मैंने कि यहाँ कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया है और यहाँ आगे भी बहुत सारे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। आप इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल edu.community से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसमें लिंक जो प्रोवाइड करी है तो उससे तो आप कुछ और प्रश्न देख सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं किस नेचर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही जो हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 5 या 10 वर्षों के यूपीएससी लास्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उनकी डिटेल व्याख्या भी, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस नेचर के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में यूपीएससी में पूछे जाते हैं और हमारी क्या अप्रोच होना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही सही और करेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ। अब दोस्तों, हम मेंस का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस यूपीएससी जनरल स्टडी पेपर 2 है। वहाँ पर आपके 3 पोर्शन सम्मिलित हैं। एक पोर्शन आपका जो वहाँ पर है वो एक बड़ा पोर्शन इंडियन पॉलिटी से आता है, एक पोर्शन गवर्नेंस से आता है, एक पोर्शन आपका आईआर से आता है। तो वहाँ पर अगर आप ऐसे देखें तो लगभग 20 सब टॉपिक में सिलेबस को डिवाइड किया गया है और उसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो उसके बेस पे हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का भी कुछ सिलेबस देखते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या पाठ्यक्रम है और किस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पहला टॉपिक यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर आपको सम्मिलित है
भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है भारतीय संविधान का वो पढ़ना है, यानी कि अभी तक जो हमारे संविधान का विकास जो हुआ आज़ादी के पहले मुख्य था, उसमें बहुत सारे कौन कौन से ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पर, यानी कि पूरा ब्रिटिश एम्पायर था, तो कैसे कैसे हमारा संविधान का डेवलपमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर हमारा संविधान जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो उसे पढ़ना है। और साथ ही साथ सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, जैसे जो प्रियम्बल में सम्मिलित की गई हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य हो, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस तरह की जो भी प्रावधान है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इम्पोर्टेंट संशोधन कौन कौन से हैं और वर्तमान में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं। फिर महत्वपूर्ण और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। साथ ही बुनियादी संरचना कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो इन सब टॉपिक को हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना होगा। और ज़्यादातर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेंस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो भी इशू कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में रहता है, बेसिकली आपका जो यूपीएससी मेंस में जो आपका जीएस पेपर 2 होता है और जीएस पेपर 3, यानी कि 2 पेपर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर वाला, और 3 पेपर इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का पोर्शन। इसमें ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो उस लहजे से आपको ये इसका स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना ही है, साथ ही कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं तो हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारी जो सीरीज़ है बहुत ही रिच बन सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेंस की परीक्षा में भी फ़ायदा मिले। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगा। आज हम इन्हें यहाँ पर डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम अप्रोच देखेंगे किस तरीके से हमें अप्रोच अपनानी चाहिए, ताकि साथ ही जब हम एक लेवल तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अगर आपको मेंस की आंसर राइटिंग करने हैं तो आप फर्स्ट दिन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने जब से भी आईएएस की तैयारी स्टार्ट की आप उसी दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। जब आपकी एक लेवल, बेसिक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आप चीज़ों को समझ सकें, उस लेवल से देख सकें, उस नज़रिए को विकसित कर सकें, तब हम उसकी मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, मतलब जो बुनियादी टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम जिस टॉपिक से रिलेटिव प्रश्न पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं तो उन्हें भी हम इंक्लूड करेंगे और उनके आंसर देखेंगे किस प्रकार से हम एक अच्छे आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपका 2018 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहता है किन परिस्थितियों में भारत के संविधान के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था 2018 में, वित्तीय आपातकाल ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं था, और अभी तक हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है कि हमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना पड़े। तो एक प्रकार से बहुत ही स्टैटिक लेवल का प्रश्न पूछा गया था वहाँ पर कि इसकी उद्घोषणा की जाती है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है किन परिस्थितियों में। तो बॉडी पार्ट में आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर आपको हमें यानी कि ये पार्ट हमारा बॉडी पार्ट में आएगा। पहले दोस्तों मेंस की जो हमारी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है 2-3 लाइन में संक्षिप्त में। फिर आपको एक बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड है वो एड्रेस करनी होती है, और एक फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक आपको एक कंक्लूजन देना होता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आने वाले टाइम पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर को बहुत ही बेहतर बना सकें। लेकिन एक बुनियादी सवाल होता है कि इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप वित्तीय आपातकाल की आप आर्टिकल के थ्रू या तो उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 2-3 लाइनों में, या फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अभी अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है एग्जैक्टली तो आपके पास उससे रिलेटिव कोई भी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके आप इंट्रो दे सकते हैं। बाद में हम देखेंगे किस किस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया सकता है। फिर जो क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड है कि किन परिस्थितियों में ये सिचुएशन आपको बतानी है, और यहाँ पर उद्घोषणा लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होते हैं, तो आपको बॉडी पार्ट में इसके परिणाम भी बताने हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर 150 शब्दों में जैसे यह प्रश्न लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 150 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको लगभग 1 से 1.5 पेज लिखते हैं। अगर आप एक लाइन में करीब 5 शब्द लिखते हैं, 5 वर्ड, अगर आप एक लाइन में 5 से 6 वर्ड्स लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर उस हिसाब से आप अगर 10 और अगर आप 30 लाइनें लिख दें, लगभग 1 पेज और उससे कुछ अधिक,
तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट हमको ऐसे गिन के वर्ड तो नहीं लिखने होते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ पर फिर आपको बहुत ही संक्षिप्त में वो तरीका विकसित करना होगा कि कैसे आप संक्षिप्त में 2-3 लाइनों में आप इंट्रोडक्शन दें, फिर आपको क्योंकि 2-3 लाइनों में अगर आप कंक्लूजन भी देना है, अगर आप 5 वर्ड्स भी लिखते हैं एक आंसर में इंट्रोडक्शन में, वो 5 वर्ड कंक्लूजन में, सॉरी अगर 3 लाइनें लिखते हैं, सॉरी 2 से 3 लाइनें लिखते हैं, तो लगभग आपके 10 से 15 वर्ड्स आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके करीब 20 से आपके 30 वर्ड्स तो केवल कंक्लूजन और इंट्रो में हो जाएंगे, फिर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको करीब 120 शब्द आपको बॉडी में लिखना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमको एक बहुत ही कैलकुलेटेड अप्रोच अपनानी होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए आपको काफ़ी आंसर राइटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आने वाले टाइम में अगर होगा, ऐसा संभव होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे जहाँ पर हम डेली आंसर राइटिंग भी कर सकें अन्य सब्जेक्ट की भी, ठीक है। तो इसी प्रकार 2019 में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि यह संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता है कि भारतीय संविधान का जो 368 है, अनुच्छेद 368, वहाँ पर संविधान में 2 तरीके संशोधन की बात की गई है। हालांकि एक साधारण तरीका और भी होता है संविधान संशोधन का, तो इस प्रकार से 3 तरह की बात की गई है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 368 में स्पेशली 2 तरीके मेंशन किए गए हैं। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि जो संविधान संशोधन की पावर दी गई है यहाँ पर, तो क्या उस पावर के तहत संसद संविधान का जो मूल ढांचा है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। 1973 में केशवानंद भारती बाद आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, वहाँ से हमारा ये मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है। उसके पहले भी कुछ केस थे जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो रहा था, एक फंडामेंटल राइट्स के बीच में और एक प्रॉपर्टी के अधिकार के बीच में। इस तरीके से एक डीपीएस के ऊपर अगर हम एक ब्रॉड टर्म्स में देखें तो एक डीपीएस के ऊपर, यानी कि सरकार जो है जमींदारी जो बहुत सारे कानून थे उनका इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म्स को, और नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स था वो वहाँ पर प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया था। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो उससे जो उसमें बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है, अलग अलग केस है, वहाँ पर गोलकनाथ केस है और मिनर्वा मिल्स मामले हैं। इसी तरीके से उसके बाद ये 1973 का जो केस आता है, वहाँ पर हमारा केशवानंद भारती बाद में 13 जजों की संविधान पीठ जो बैठती है, तो वहाँ से ये मामला निकल के आता है। तो आपको वहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है एग्जाम्पल के थ्रू। वहाँ पर यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ तो 250 वर्ड्स लगभग लिखने हैं, यानी 2 से 2.5 पेज। तो उस लहजे से आपको यहाँ पर फैक्ट के थ्रू भी और साथ ही साथ एक आलोचनात्मक एक अच्छा उत्तर देना होगा। तो जब हम इस टॉपिक में आएंगे और पढ़ेंगे तो हमारी अप्रोच होगी, हमें आंसर को किस तरीके से डील कर सकते हैं हम वहाँ पर देखेंगे। साथ ही दोस्तों, जो आपका दूसरा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त के हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। तो देखिए दोस्तों, जो पहला टॉपिक है आपका यहाँ पर संघ और राज्यों के कार्य, तो देखिए दोस्तों, स्टेट सर्विस एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इस कमीशन के क्या क्या रहें, या स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या कार्य हैं, या इस तरीके से कुछ भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पर ज़्यादातर आयोग के नाम पर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी आपसे ऐसी जो किताबों में लिखी हुई भाषा है उसके आधार पर प्रश्न नहीं पूछती है, ठीक है। आपको वहाँ से एक लेवल की इन्फॉर्मेशन जुटानी होती है और आप एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग में आके एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपना के आपको आंसर देने होते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें जो टॉपिक मेंशन किया गया है, हमारे इस टॉपिक में दोस्तों दूसरा जो सब टॉपिक है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित यहाँ पर, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो प्रश्न पूछा जा रहा है। कई बार ऐसे में भी ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में भी आपसे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और इसी टॉपिक को सीधे उठा के आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आपका तीसरा टॉपिक कहता है स्थानीय स्तर पर, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर वित्त शक्तियाँ और वित्त का हस्तांतरण किस प्रकार से हुआ है या हो पा रहा है और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। जैसा कि आप जानते होंगे
जो 92वां और 93वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो हमें स्थानीय स्तर पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 92वां 93वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो उससे जुड़ी जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी शक्तियों विस्तृत का क्या क्या हस्तांतरण हुआ है और क्या संभावना है और उसमें आने वाली चुनौतियां क्या हैं दोस्तों। तो उसी से रिलेटिव आपको वर्तमान में जो कंटेम्प्रेरी चर्चा के इशू हैं, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 92 93 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली तो निकायों का स्थानीय, चाहे वो नगरीय निकाय हो या ग्राम पंचायत हो, ग्राम समिति, ग्राम सभा इत्यादि, उनकी स्थापना कर दी गई है। लेकिन अभी भी आप देखते हैं वहाँ पर जो है महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे फिर वहाँ पर आप देखें कि वित्त की चुनौतियाँ हों, बहुत सारी पंचायतें होती, वहाँ पर पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं होते हैं, या उसमें भ्रष्टाचार है, या कुछ भी ऐसे जितने भी इश्यूज़ आते हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है 2018 में, इसी सब टॉपिक के अंदर। प्रश्न आपसे कहता है, आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे कहता है यहाँ पर, समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, इस संदर्भ में प्रक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। और आपसे 150 वर्ड्स में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा, तो आप संसदीय समितियों के बारे में बता सकते हैं, आप उनका नंबर दे के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप उनके रोल के बारे में बता के इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही आप उसके कुछ पॉइंट बहुत ही संक्षिप्त में ये भी बता सकते हैं उनकी क्या भूमिका है एक्चुअल में। और प्रकालन समिति के बारे में आपको स्पष्ट तौर पर लेना है, तो आपको यहाँ पर करीब 40% संसदीय समितियों के बारे में, कार्यों के बारे में बताना है, ये बताना है आपको क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, साथ ही प्रकालन समिति की भूमिका क्या है। ठीक है, और फिर आपको एक ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्रकालन समिति से जुड़े कोई अगर मुद्दे हैं या कोई चुनौती है जिसको हमें एड्रेस किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, तो उसको बताते हुए आपको फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक और जो लीगली सही हो उस आधार पर कंक्लूजन देके आगे बढ़ना है। तो बाद में हम इस टॉपिक पे जब पढ़ाई करेंगे, इस टॉपिक पे आएंगे, तो हम इसका आंसर देखेंगे किस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों का हम आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार के 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों अभी हम सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा टॉपिक है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो सरकार के कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या अन्य जो निकाय हैं, उनके बीच किस प्रकार का पावर ऑफ सेपरेशन किया गया है, पावर शक्तियों पृथक्करण क्या है, हमारे यहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए इसी से रिलेटिव इसमें आपको क्या पढ़ना होता है कि कहीं कहीं क्या किसी राज्यपाल या कोई भी घटक हैं जहाँ वहाँ भी पावर सेंट्रल है, तो उनके बीच में कोई शक्तियों का पृथक्करण क्या है, उससे रिलेटिव क्या क्या चुनौतियाँ हैं। या फिर आपका ऐसे ये टॉपिक, दूसरा टॉपिक है डिस्प्यूट निवारण तंत्र वाला है, तो वर्तमान में ऑर्बिट्रेशन वाली बात रहती है। या फिर हम देखते हैं कि हमारे जो कोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं, तो क्या हम उसमें मिडिल मैन की भूमिका कर सकते हैं, या ऑर्बिटेशन के थ्रू वहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अधिकरण के थ्रू। तो ऐसे कौन कौन से जो कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं, तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो उसी विषय पे आपको एक स्टैटिक लेवल की जानकारी होना चाहिए, साथ ही कंटेम्प्रेरी क्या इशू हैं, तो उससे जब मिले तब आप एक बेहतर आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारा अभ्यास भी करना पड़ता है। तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा जो स्टैटिक पोर्शन भी होगा इंडियन पॉलिटी का, और कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपसे कहता है 2018 का ये प्रश्न है, क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जुलाई 2018 में जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है, परीक्षण कीजिए। ठीक है, 250 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको उसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है, लेकिन जैसा कि आप इस प्रश्न से आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि देखिए यहाँ पर टॉपिक ये है शक्तियों के पृथक्करण वाला, ठीक है टॉपिक, लेकिन उसका जो कंटेम्प्रेरी, जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशू है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज में भी था उस टाइम पर, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो बड़े व्यक्तित्व हैं, इन दोनों के बीच खींचातानी चल रही थी पावर को लेके, तो वहाँ पर से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ, हालांकि हम बाद में इसका सोल्यूशन करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, कि इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है कि आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर फुली पावर सेपरेशन नहीं किया गया है, हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो भी विधायिका में से यहाँ पर मतलब चेक एंड बैलेंस रखा गया है। ठीक है, और कार्यपालिका जो होती है विधायिका का अंग ही होती है, बल्कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। हमने अमेरिका और ब्रिटेन के मॉडल में से इस कंटेस्ट में ब्रिटेन का मॉडल चुना है, तो वहाँ से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है 10 मार्क्स का। तो इस नेचर के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर आप चौथा टॉपिक यहाँ पर देखते हैं तो चौथा टॉपिक आपसे यहाँ का है, सब टॉपिक में लिखा गया है जीएस पेपर 2 के, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। ठीक है, तो वहाँ पर से 2018 में प्रश्न पूछा जाता है। 2018 में आपका प्रश्न है, भारत एवं यूएसए दो विशाल लोकतंत्र हैं, उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। तो इस टॉपिक में इस तरीके के नेचर के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही अगर आप 2019 का प्रश्न पूछें तो धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको पहले तो आपको जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी सिलेबस में टॉपिक या टर्म्स मेंशन किए गए हैं, उसकी आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि आपको उसकी एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जैसे यहाँ पर आपको धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके आधार पे आप कुछ एग्जाम्पल देके, कुछ उदाहरण देके संविधान क्या सीख सकता है वो आप बता सकते हैं, तब आपका एक अच्छा आंसर बन पाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो पांचवा टॉपिक मेंशन किया गया है यहाँ पर सब टॉपिक, उसमें कहा गया है संसद और राज्य विधायिका संरचना, उनके कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है जब आप नए नए मतलब आप शुरुआती स्तर की तैयारी में होते हैं तो आप एक्चुअल में जाके पढ़ते हैं कि उसकी संरचना क्या है, कार्य क्या है, लेकिन यूपीएससी स्पेसिकली जो किताबों में लिखा है वैसे प्रश्न आपसे नहीं पूछता है। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको वहाँ पर से एक बेसिक लेवल की, यानी कि आपको एक अच्छी समझ विकसित करनी है, जो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है, और कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं उनको आपको मिला के उसका एप्लीकेशन वाला क्या पार्ट है उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2018 का एक प्रश्न है, आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों को के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, इस संदर्भ में प्रकालन समिति। ये दोस्तों इस प्रश्न को हमने पहले भी देख लिया है, हालांकि मैंने इसे यहाँ रख दिया है और इसको हमने देख लिया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका छठवां टॉपिक जो मेंशन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य सरकार, मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है। अब देखिए दोस्तों, जैसे प्रश्न अगर यूपीएससी आपसे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, तो क्या जजों की जो कम संख्या है वो हमारी न्यायपालिका में एक चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण हमारे यहाँ लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा मामले पेंडिंग है। तो ऐसा यूपीएससी आपसे एक कॉन्सेप्ट बना के फिर इससे पूछेगा, जो कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, उससे आपसे मेंस में प्रश्न पूछे जाएगा। इसका आंसर भी हम बाद में इसको करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न भी हमने देख चुका है, इसलिए यहाँ पर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब देखिए कुछ टॉपिक इसलिए आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न आपसे कहता है किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, चाहे वो लोक प्रतिनिधि कौन हो सकता है, जो जनता द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पर आपके विधायक हो सकते हैं या केंद्र में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, तो लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्धारित यानी कि अयोग्य किया सकता है। उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए। साथ ही प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए दो टॉपिक हैं, एक तो बेस कौन कौन से ऐसा ग्राउंड है जिनके आधार पर उनको अयोग्य घोषित किया सकता है वो पूछ रहा है। दूसरा इसी में सब टॉपिक, इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा गया है उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो एक निर्धारित व्यक्ति को अपनी निर्भरता के विरुद्ध उपलब्ध कराते हैं। देखिए दोस्तों ये भी पिछले अगर आप 1-2 वर्षों को देखें तो काफ़ी चर्चा में इशू रहा है। तो अगर आप एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम जो पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट से कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ ही कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं उसे भी हम अपने सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे, तो उसके आधार पर ये प्रश्न लिखना आपको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर 8th जो टॉपिक मेंशन किया गया है, इसमें विभिन्न संवैधानिक आपसे यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है या उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ क्या हैं, जो भी चाहे आपका वो इलेक्शन कमीशन हो, यूपीएससी हो। हालांकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हर बार कैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और इसी प्रकार अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी हो, चाहे वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, और चाहे आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, इस तरीके से। तो वहाँ से रिलेटिव क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। साथ ही दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपसे कहता है 2018 का ये प्रश्न है, प्रश्न आपसे कहता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।
व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको आंसर लिखना होता है तो एक तो फॉर्मेट है ही हमारा कि इसका भी, जैसे आप आर्टिकल 148 है, 148 से 151 के बीच में नियंत्रण के महालेखा परीक्षा की बात की गई है। तो आप बता सकते हैं कि एक वॉचडॉग का काम करता है और सरकार पर निगरानी रखने के लिए एक सबसे अहम निकाय है। इस तरीके से आप उसका आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 148 में इससे संगठन की बात की गई है, शक्तियों कर्तव्यों की, इस तरीके से। तो आपको जो क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड है, जैसे यहाँ पर 3 कीवर्ड दिए गए हैं, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पर नियंत्रक या महालेखा निरीक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन ही, तो आपको इंट्रोडक्शन में इसका कुछ रिलेटिव टर्म्स बतानी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। साथ ही उसकी नियुक्ति की विधि बतानी है और शर्तें बतानी है, क्या क्या नियुक्ति की विधि है, किस प्रकार उसकी नियुक्ति की जो विधि बताई गई है और शर्तें हैं वो उसके इंपॉर्टेंस को दर्शाती हैं। साथ ही उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है, और उस आधार पे आपका इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको जब भी आप मेंस के पेपर या कोई भी प्रश्न आपका आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस तरीके से कीवर्ड में आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, और उस प्रश्न में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हाईलाइट किए गए हैं उनको आपको एड्रेस करना होता है, तब आपका एक वो अच्छा आंसर बन पाता है। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि 2019 में यहाँ पर प्रश्न आपसे कहता है, महान्यायवादी भारत के अधिकार का मुखिया, विधि सलाहकार और वकील होता है, चर्चा कीजिए। और आपसे यहाँ पर 250 शब्दों का पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, जनरली जैसे ज़्यादातर बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसका आलोचनात्मक पार्ट नहीं मिलता है। अगर आप 2019 का पेपर देखें यूपीएससी मेंस का, तो वहाँ पर जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं वो वहाँ पर काफ़ी आलोचनात्मक प्रश्न, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही आलोचनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। लक्ष्मीकांत एक बहुत ही बेहतर बुक है जहाँ से हमको फैक्चुअल नॉलेज तो बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा बहुत विश्लेषणात्मक जो पक्ष है मेंस के दृष्टिकोण से उसमें कम मिलता है। इसलिए हमारी सीरीज़ में हम उसके अलावा भी जो मटेरियल है वो भी इंक्लूड करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का यहाँ जो 9th टॉपिक है, यहाँ पर यह मेंशन किया गया है, संविधिक, विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। तो जितने भी संविधिक निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या विभिन्न अर्धन्यायिक क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, तो उनके बारे में कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, उनकी क्या फंक्शन है और उनसे संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जितना भी रिलेटिव इशूज़ हैं कंटेम्प्रेरी, वो सब आपको यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने होंगे। और देखिए, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न आया है, 2018 का ये प्रश्न है, इस टॉपिक में हम मेंशन कर सकते हैं कि आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं। उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं। आप तो देखिए, जो अधिकरण आपको ये बताना है, बॉडी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को किस प्रकार कम करते हैं। क्या आपको लगता है आप इस मत से सहमत है, तो आपको फैक्ट में हमको यह बताना पड़ेगा कि हम सहमत हैं या असहमत है, तो उसको तर्कों के साथ अपने उदाहरण देके हम रखना पड़ेगा। फिर इस दृष्टिकोण से आपको ये देखना होगा कि संवैधानिक उसकी वैधता जो है अधिकरण की, वो कितनी अधिक है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो हमारा 1976 में इन्हें अधिकरण की बात की गई थी, फिर 1986 का एक एक्ट आता है जिसके तहत 2 प्रकार के अधिकरण हैं, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए, प्रशासनिक इशू के लिए, और दूसरा अन्य मामलों के लिए, अन्य इशूज़ जो हैं, अदर इशूज़। तो उससे रिलेटिव आपको यहाँ पर जानकारी है। फिर वो क्या सक्षम है अभी वर्तमान में कि वो इशूज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अलग अलग उदाहरण देके आपको बताना होगा, हमको यहाँ पर बताना होगा। जैसे एनजीटी है या ऐसे दूसरे, यहाँ पर ऐसे दूसरे जो अधिकरण बताए गए हैं। तो कई बार क्या होता है, अधिकरण जो होते हैं वो न्यायालय के अधिकारिता को कम करते हैं। जैसे कि अधिकरण जो होते हैं, कई बार एक मुद्दा ऐसा भी आया बीच में कि अधिकरण से सीधे अगर किसी, मान लो कोई ट्रिब्यूनल है और वहाँ से किसी व्यक्ति ने, मान लो वहाँ पर कोई मामला जाता है, तो वहाँ से फिर लोग अपील सीधे हाईकोर्ट में न करके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे। तो इससे क्या था कि जो हाईकोर्ट की पावर थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी। तो उसी कंटेस्ट में प्रश्न एक प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट केस होते हैं उनको भी यूज़ करना होता है, तब आपका एक अच्छा आंसर बन पाता है। तो इस नेचर से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारी जो सीरीज़ है, अभी मैं आपसे इंडियन पॉलिटी फुली जो आपको पढ़ाऊँगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँगा, इसके बाद हम गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे और आने वाले टाइम पे आईआर भी हम पढ़ेंगे। वहाँ पर दोस्तों हमने जो सोर्सेस लिए हुए हैं यहाँ पर,
पॉलिटी के लिए हमने जो सोर्सेस चयन किए हुए हैं वो हमारा एनसीईआरटी बेसिक है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कई बार प्रश्न उसमें बन जाते हैं। तो हम 10th से जो आपकी 12th तक की एनसीईआरटी है वो हमारी एक बुक होगी, उसमें से जो भी हमें लगेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हमारी जो दूसरी एक मेन किताब है इंडियन पॉलिटी, जो कि एक बाइबल की तरह है, इसे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारा पढ़ने का भी स्टाइल दोस्तों इसी तरीके से होगा कि हम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 6th एडिशन है या 5th एडिशन है उसके हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो पोर्शन हमारा आलोचनात्मक पार्ट है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके लिए हम सॉरी उसके लिए हम इंडियन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर सुभाष कश्यप सर की वो किताब है तो उसका हम रेफरेंस में रखेंगे। साथ ही अगर हमें कहीं और से भी ऐसे कुछ टॉपिक मिलते हैं, हमें लगेगा कि उन्हें इंक्लूड किया जाना चाहिए इस सीरीज़ में, आपको भी अगर लगता है आपकी सीरीज़ में कि यहाँ पर कुछ टॉपिक हमारे छूट गए हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जब भी हम सीरीज़ चालू करें, मतलब सीरीज़ तो हमारी कल से ही कंटिन्यू होगी, आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इन टॉपिक को और मेंशन किया जाना चाहिए, तो हम इनसे भी इन्वॉल्व कर लेंगे। साथ ही दोस्तों आपका जो कंटेम्प्रेरी उसके इशू है उसको हम द हिंदू के जो एडिटोरियल हैं, इंडियन एक्सप्रेस हैं, हिंदी में बीबीसी है, सत्याग्रह है, इनमें जो एडिटोरियल्स आते हैं हमको जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिलेगा हम उसे इंक्लूड करेंगे अपनी सीरीज़ में। और बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट वेबसाइट हैं दोस्तों, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग माफिया हैं सॉरी या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से हमको जो जानकारी मिल पाती है, प्राइवेट वेबसाइट्स हों पब्लिक वेबसाइट्स हों, वहाँ से हम भी एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को, और हम अपनी सीरीज़ को बहुत ही रिच बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही गवर्नेंस के लिए जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है या वेरियस रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, या फिर नीति आयोग का जो 2019 में 3 ईयर एक्शन एजेंडा आया है, वो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गवर्नेंस की सीरीज़ तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे जब हम इंडियन पॉलिटी ख़त्म कर लेंगे, या हो भी सकता है अगर आप में से बच्चे चाहेंगे तो हम बीच में उसे भी स्टार्ट करेंगे, गवर्नेंस भी कंटिन्यू करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों ये हम सोर्स जो हैं रेफरेंस में लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारी जो सीरीज़ होगी इसमें हम सॉरी पर डे या फिर एक दिन के अंतराल में पर डे या फिर एक दिन के गैप में तो दोस्तों जो हमारी सीरीज़ होगी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमारी जो सीरीज़ होगी यहाँ पर उसमें हम पर डे या फिर एक दिन के अंतराल में हमारा पर डे एक लेक्चर आएगा जो 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का हो सकता है, ताकि हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करें दोस्तों। और इस सीरीज़ को हम पूरी बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कुछ सजेशन लगते हैं कि हमें कुछ और इंक्लूड किया जाना चाहिए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस सीरीज़ को बहुत ही बेहतर बना सकें, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडियन पॉलिटी पढ़ाया गया है दोस्तों यूट्यूब में जो भी लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो सीरीज़ है एक तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है तो हिंदी वाले बच्चों को मिल नहीं पाती है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि बहुत सारे लोगों ने केवल लक्ष्मीकांत को इंक्लूड कर दिया है और ऐसा भी नहीं पढ़ाया कई बार कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। इसलिए हमको बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण से और यूपीएससी का भविष्योन्मुखी जो पाठ्यक्रम है, जो भविष्योन्मुखी यानी कि आने वाले फ्यूचर में जो अप्रोच है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर यह सीरीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसको हम दृष्टिकोण बनाएं ताकि हमको मेंस में भी फ़ायदा मिले और प्रीलिम्स में भी अच्छा बेहतर फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों तो इसका जैसा कि मैंने बताया ये हमारा एक लेक्चर होगा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा होगा इसमें मटेरियल इंक्लूड करने वाली। तो थैंक यू दोस्तों, इस सीरीज़ को हम आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप जो हमारे हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं स्पेशली, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप आपके या आपके दोस्त जो भी हैं जो हिंदी मीडियम के स्पेशली एस्पायरेंट्स हैं उनको आप ज़रूर ये शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे इस सीरीज़ को और भी बहुत ही बेहतर सीरीज़ बनाना चाहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों को फ़ायदा मिले। हालांकि इंग्लिश के बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीपीटी है या पीडीएफ है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजू कम्युनिटी
आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीपीटी और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि जो हमारी पीपीटी और पीडीएफ होगी वो फुली हिंदी में होगी, जिस तरीके से हमारा ये लेक्चर था। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें से हम कल हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो उसे शुरुआत करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।